कमाने वाली बहू। माँ, तू हमारे साथ मुंबई चल। बाबा थे तब बात अलग थी, अब तू इधर गांव में अकेली कैसे रहेगी? बेटा सुबोध बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब लोग चले गए। बेटा सुबोध और बहू शेफाली दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने मत जाना, ऐसा मेरी एक सहेली ने कहा, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास ज़रा भी पसंद नहीं होती। तेरे वहाँ जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वो तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। जाने दो भाई, जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू ये मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसे के लिए तरसाएंगे। बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। 65 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारी राशन की दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमारे बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपये भी नहीं थे और ये बातें सोचने में मैं सुबोध को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में शेफाली बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपका बैग पैक कर रही हूँ। जब शेफाली ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई। चुप रहकर उनके साथ मुंबई आ गई। सुबोध और शेफाली ये दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए, इसीलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 7 साल का पोता आर्यन तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैं कोई भी चीज़ मांगूं वो मुझे तुरंत ला कर देता था। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू अगर कमाने वाली होगी तो सास को अपनी उंगलियों पर नचाएगी। लेकिन मैंने देखा ये सारी बातें हर किसी पर लागू नहीं होती। जैसे हर उंगली एक समान नहीं होती, वैसे हर बहू एक जैसी नहीं होती। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते सुबोध और शेफाली एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और आर्यन थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही आर्यन बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिरी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। इतने दिन में कभी मुझे पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी क्या करें? मेरा उदास चेहरा देखकर आर्यन वापस बोला, ले दो ना प्लीज़। माफ़ कर दे बेटा, मैं पर्स घर में भूल गई। मेरे ऐसा बोलते ही आर्यन मेरी तरफ एक अलग नज़रों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम दिलानी नहीं है, इसलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। शेफाली ने मेरी पसंद की काजू मसाले की सब्ज़ी ऑर्डर की थी, पर मुझे वो पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखा। सुबोध सोने गया। आर्यन को क्या चाहिए और क्या नहीं वो देखने के लिए शेफाली उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी, तभी मुझे आर्यन की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, जब हम मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वो कहने लगी कि मैं पर्स घर पर भूल गई हूँ। ये अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। आर्यन ये क्या बोल रहे हो? दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है, तू समझ नहीं सकता। दादी को कितना दुख है बेटा। दादा और दादी जी गाँव में साथ रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही इंसान जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है, तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर चले जाएं, इतने दूर कि वो कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, आर्यन बोला। बेटा, फिर सोच कि दादाजी के बिना तेरी दादी कैसे रहती होंगी। ऐसी परिस्थिति में वो अपना पर्स घर भूल गई होंगी। तूने उनको कंजूस कहा,
उनका प्यार तुझे दिखाई नहीं दिया क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है, तब वो बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती हैं। उनके घुटने दर्द करते हैं तब भी। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। ये बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। अगर मैं उसकी जगह पर होती तो कभी भी अपने बेटे को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह सुबोध ऑफिस गया और आर्यन स्कूल। शेफाली ऑफिस में जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या बेटा, मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है? मैं बोली। माँ, किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी आर्यन कोई चीज़ के लिए ज़िद करे तो आप उसे वो चीज़ ले देना। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे सुबोध ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है, तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? शेफाली का कहना सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। जो मेरा बेटा नहीं समझ सका वो मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। लोग बिना किसी कारण नौकरी करने वाली बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब नौकरी वाली बहुओं को दोष देते हैं। कुछ बहुएं शेफाली जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली होती हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।